अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हमें देखना है मौर्य काल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास का चैप्टर है मौर्य काल, और यहाँ से अच्छे खासे आपके सवाल भी बनते हैं। इससे पहले हमने मगध में जो इम्पोर्टेंट वंश थे जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों को कवर कर लिया है। जिसने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। आज हमें मौर्य वंश को कंप्लीट करना है। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो मौर्य वंश की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड लिखिएगा। मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का टाइम पीरियड है लगभग 322 से 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी। मौर्य वंश कितने टाइम तक का है? 382 से 185 ईस्वी पूर्व। आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब नंद वंश का आखिरी शासक था घनानंद, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और इसमें उनकी हेल्प की थी चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन कौन थे? मौर्य शासक के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, तो संस्थापक लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने किसको हराया था? नंद वंश के शासक घनानंद को। घनानंद कौन है? नंद वंश के शासक है, यानी कि अंतिम शासक है घनानंद। घनानंद को हराने के बाद मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीजें हमें जाननी है। तो सबसे पहले आपको मेन चीज कि इनके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। पीरियड देखें तो 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक का इन्होंने अपना शासन चलाया था गुप्त मौर्य साम्राज्य के रूप में। मौर्य साम्राज्य भारत का इतिहास में ऐसा साम्राज्य रहा है जिसने बहुत बड़े लेवल में भारत के क्षेत्र को कब्जाया था, या भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में रूल किया था। तो ये जो है इनका उत्तर से लेकर लगभग लगभग कर्नाटक के दक्षिण वाले क्षेत्र तक का भी शासन था। ये अशोक के टाइम पर थोड़ा और बढ़ गया था। पूर्व में उड़ीसा और कलिंग तक का भी ये बढ़ चुका था। ठीक है ना। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें मौर्य वंश के बारे में आखिर कैसे पता चलता है। जैसे हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जितनी खोजें हुई है उससे पता चलता है, लेकिन यहाँ क्योंकि अब यहाँ पर कोई ऐसा समाज की शुरुआत हो गई थी जहाँ पर राजा और प्रजा का शासन होता था, तो यहाँ पर बहुत से हमें जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं। तो वो कौन कौन से साक्ष्य हैं वो लिखिएगा कि किससे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो है वो है इनकी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य कौन है? चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा गया है, जिन्होंने चंद्रगुप्त की हेल्प की थी मौर्य डायनेस्टी को बसाने के लिए और नंद वंशों को हराने के लिए। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र जो है लिखा तो वैसे इसका नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें इकोनॉमी की कोई जानकारी ना होती। इसमें राजनैतिक किताब है कैसी किताब? राजनैतिक बुक है। और दूसरा जो प्रमाणिक स्रोत है, प्रमाणिक इसलिए क्योंकि कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे, तो मंत्री थे तो उन्हें पता था कि समाज में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो ये बहुत प्रमाणिक मानी जाती है। और दूसरी जो प्रमाणिक मानी जाती है वो मानी जाती है मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज की इंडिका। ये जो इंडिका बुक है, ये मैगस्थनीज कौन है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी। कि ये जो मैगस्थनीज है ये राजदूत बनकर भारत में आए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इन्होंने जो कुछ भी वहां देखा, जैसे व्यवस्था को देखा, तो उस सारी व्यवस्था को इन्होंने किस बुक में लिखा है? इंडिका बुक में। ठीक है ना। तो मैगस्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। के अलावा अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों से भी इस काल के बारे में पता चलता है, क्योंकि इसके बाद जो मैं अभी आपको अशोक के बारे में भी पढ़ाऊंगी, तो अशोक ने बहुत से अभिलेख लिखवाए थे। तो अशोक के अभिलेख, और एक है महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि की लिखी हुई बुक है। महाभाष्य ये किसने लिखी है? पतंजलि। ठीक है ना। तो महाभाष्य क्या है? पतंजलि की लिखी हुई बुक है। अब एक और बुक का नाम है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये भी लिख दीजिए, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त। और एक और बुक है परिशिष्ट पर्वन, यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, परि हेमचंद्र। ठीक हो गया। तो ये सारे स्रोत हैं जहां से हमें इस साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो फटाफट से एक बार इसको लिखिए, फिर मैं इसे मिटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए फिर से बैक टू चंद्रगुप्त में आते हैं।
तो मैंने आपको चंद्रगुप्त का काल लिखा दिया है। अब चंद्रगुप्त को ना यूनानी जो ग्रीक थे उस टाइम में ना भारत के बाहर विदेशी लोग रहते थे, भारत के विदेशी हुए, तो जो ग्रीक लोग थे ना उन्होंने कुछ नाम दिया है चंद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त का नाम लिखिएगा, चंद्रगुप्त को ग्रीक भाषा में दो नाम दिए गए हैं। एक का नाम है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, और दूसरा है एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। ये दोनों किसके नाम हैं? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सवाल बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दो नाम है, सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस। अब हमें देखते हैं, अब इनकी राजधानी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त की या मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? ये यहाँ से ज्यादातर सवाल बनते हैं क्योंकि राजधानी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और इनकी राजधानी से ही हमें बहुत से साक्ष्य भी मिलते हैं कि यहाँ पे मौर्य वंश किस प्रकार का था। और आज भी ये जो राजधानी बहुत फेमस और एक राज्य की राजधानी भी बनी है। तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं मुझे कमेंट कीजिए, मैं कल इसका आंसर दूंगी। तो देखते हैं कि किस किसको आंसर पता है। तो पाटलिपुत्र वर्तमान में एक राज्य की राजधानी है। तो वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम क्या है और वो किस राज्य की राजधानी, ये भी आपको मुझे बताना है। अच्छा, पाटलिपुत्र को भी ना जो ये ग्रीक हैं, ग्रीक्स ने कुछ नाम दिया है, जैसे चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया। क्या कहा गया है? पॉलीब्रोथा। ये सब कौन सी भाषा में है, कौन सी लैंग्वेज में है? ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज में ये नाम दिया गया है पॉलीब्रोथा। एक और चीज, इस वक्त एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को भी आपको याद में रखना है। चंद्रगुप्त का जो सैल्यूकस है, सैल्यूकस निकेटर, उनके साथ एक युद्ध हुआ था, तो इसे कहा जाता है सैल्यूसिड मौर्यन युद्ध। तो इस युद्ध का नाम क्या है? सैल्यूसिड, सैल्यूसिड मौर्यन युद्ध। तो ये युद्ध बहुत फेमस है, ये भी पूछा जाता है कि ये किस किस के बीच में हुआ है। तो ये हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सैल्यूकस निकेटर। ठीक है ना? तो किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस निकेटर। इन दोनों के मध्य में जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद जो परिणाम आया था उसमें चंद्रगुप्त विजय हुए थे। तो विजय कौन हुए थे? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त क्या हुआ? विजय। अच्छा, अब इस विजय के बाद कुछ चीजें हुई, जैसे कि वो क्या, आपको पता है कि पुराने जमाने में क्या होता था, या तो जो विजय प्राप्त करते थे तो जिसका क्षेत्र था वो के अधीन आ जाता था, या फिर ये होता था कि जो विजय राजा है वो उस पर कुछ संधियां थोपता था, या फिर जो अपराजित राजा है वो कुछ संधियों के लिए बात कर, तो उनके बीच में जो संधियां होती थी वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इस विजय के बाद क्या हुआ था वो देखिएगा। तो विजय के बाद जो ये सैल्यूकस है, सैल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया था। तो लिखिएगा सैल्यूकस की पुत्री, सैल्यूकस की पुत्री का नाम था हेलेना। सैल्यूकस की पुत्री, दो नाम आते हैं, एक तो कहा जाता है हेलेना या कार्नेलिया, हेलेना या कार्नेलिया का विवाह किससे हुआ? का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है ना? पहले तो क्या हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य से किसका विवाह होता है? सैल्यूकस की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह हुआ, नंबर 1। अब इससे क्या हुआ, जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद चंद्रगुप्त को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। विवाह के बाद दहेज में चंद्रगुप्त को 4 क्षेत्र मिलते हैं, जो कि चंद्रगुप्त फिर मौर्य डायनेस्टी में ऐड हो जाते हैं। तो एक बार इससे लिखिए, मैं ऊपर की मिटा रही हूँ अगर आपने लिख लिया है तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दहेज में 4 साम्राज्य प्राप्त होते हैं, दहेज में 4 जगह प्राप्त होती है। वो कौन कौन सी है? पहले लिखिएगा काबुल, नंबर 2 कंधार, नंबर 3 हेरात, और नंबर 4 बलूचिस्तान। ये चारों क्षेत्र कहाँ है? ये है अफगानिस्तान। ठीक है ना? तो ये चारों चीजें क्या मिलती है? दहेज में मिलती है। किसको मिलती है? चंद्रगुप्त को। और किसके माध्यम से मिलती है? सैल्यूकस। तो ये चारों चीजें किसको मिलती है? चंद्रगुप्त। तो ये चारों चीजें दहेज के रूप में चंद्रगुप्त को मिलती है और मौर्य वंश में ये चारों जगह भी एड ऑन हो जाती है। ठीक है ना? ये वाला लिख लिया, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। के अलावा
उसके अलावा हालांकि इन्होंने दहेज में चंद्रगुप्त को ये तो दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने भी बदले में उपहार स्वरूप 500 हाथी दिए थे। तो चंद्रगुप्त ने क्या दिए थे? 500 हाथी उपहार में। ठीक है ना। अब इसके साथ ही मैंने अभी आपको बताया था मैगस्थनीज के बारे में। तो ये जो सैल्यूकस है ना, सैल्यूकस अपना एक राजदूत भेजते हैं किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो उसी राजदूत का नाम है मैगस्थनीज। तो लिखिएगा सैल्यूकस का राजदूत कहाँ जाता है? सैल्यूकस राजदूत कौन है? मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज की बुक का नाम लिखो फटाफट, फटाफट लिखो। अभी मैंने लिखा चुकी हूँ मैगस्थनीज की कौन सी फेमस बुक है। तो सैल्यूकस का राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। मैगस्थनीज से, चंद्रगुप्त से और इंडिका, यहाँ से बहुत बार सवाल बनता है, पूछा जाता है इंडिका किसकी बुक है, मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था, ये किसका राजदूत था। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। ये सैल्यूकस के राजदूत है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इंडिका इनकी फेमस बुक थी जो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। अच्छा दोस्तों, एक और घटना है जो यहाँ पर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डायनेस्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण तक का राज्य पूरा फैल चुका था भारत में। तो इसी वक्त ना इनके एक राज्यपाल थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ये कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे सौराष्ट्र के। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात वाले इलाके के राज्यपाल थे। तो चंद्रगुप्त के काल में एक झील का निर्माण किया गया था। उस झील का नाम है सुदर्शन झील, और इसका उल्लेख आपके बाद तक का होता रहेगा। ये मैं इसके जब मैं इसको बताऊंगी, आगे भी पढ़ाऊंगी, तो तब आपको याद रखना है कि पहली बार सुदर्शन झील किसने बनवाई। तो लिखिएगा चंद्रगुप्त। मैं चंद्रगुप्त को ये लिख रही हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, CGM चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के राज्यपाल ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील। अच्छा, उस राज्यपाल का नाम क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा पुष्यमित्र। सॉरी, पुष्यगुप्त में। तो राज्यपाल का नाम क्या है? पुष्यगुप्त वैश्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है? पुष्यगुप्त वैश्य। और अगर ये पूछा जाता है कि किसके काल में करवाया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि सुदर्शन झील का बहुत महत्व है, ये जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तब अच्छे से समझ आएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आखिरी का 1-2 पॉइंट और बचे। अब लास्ट पॉइंट ये है कि 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है। अच्छा, इनकी मृत्यु के पीछे एक वजह बताई जाती है कि आखिरी वर्ष में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और संलेखन विधि के द्वारा अपना जीवन त्यागा था। संलेखन विधि क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको जैनिज्म में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। तो लिखिएगा अपने आखिरी वर्ष में जैन मुनि, कोई जैन मुनि है, उनका नाम है भद्रबाहु। आखिरी भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाया व कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, इस क्षेत्र का नाम याद रखना, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला क्षेत्र में संलेखन उपवास करके शरीर त्यागा। ठीक है ना। ये संलेखन में बहुत अच्छे से जैनिज्म में आपको बता चुकी हूँ। तो आखिरी वक्त में ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से प्रभावित थे? तो जैनिज्म। अपने आखिरी वक्त में कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। किसके कहने पर? ये किससे प्रभावित होकर? भद्रबाहु से। भद्रबाहु कौन है? एक जैन मुनि है। और किस प्रकार से अपने शरीर को त्यागा? संलेखन। और कहाँ त्यागा? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। तो ये जगह का नाम और ये भद्रबाहु का नाम और कौन सा धर्म अपनाया, इसको आपको एनी हाउ याद रखना है, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट पार्ट मौर्य काल का। मौर्य काल में जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका काल बहुत बार पूछा जाता है, खासकर इनके युद्ध के बारे में, जो सेल्यूसिड का युद्ध हुआ था, और खासकर अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त। अच्छा ये भी लिख लीजिएगा, ये मैंने लिखाया नहीं कि वैसे तो आपको पता ही है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसके राजमंत्री थे, तो लिखिएगा कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे और इसी काल में उन्होंने क्या लिखी थी, अपनी अर्थशास्त्र लिखी थी। तो यहाँ से सवाल बनता है, इनकी बुक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैगस्थनीज के बारे में, सेल्यूकस के बारे में। तो ये चीजों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। कल हम लोग इसके आगे की बातें करेंगे, कल हमें बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में देखेंगे। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपनी क्लास का एंड। क्लास पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है। साथ ही टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।